हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की फर्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम हमारा यूनिट वन है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। जो सिलेबस है वो मैंने आपको पहले ही मेरे लास्ट वीडियो में बता दिया था, जिसमें जो पांचों यूनिट है आपके उसके बारे में मैंने बताया था ऑलरेडी अच्छे से डीपली कि कैसे क्या आपको पढ़ना होगा क्लासेस में, कैसे क्लासेस प्रोवाइड होगी। तो आज टाइम ना वेस्ट करते हुए हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बट इससे पहले एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है वो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी स्टडी में और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए या फिर क्लासेस के लिए अगर कभी कोई भी डाउट हो तो आप लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर पाओ, डिस्कस कर पाओ। ये डिस्कशन ग्रुप है आप लोगों का फर्स्ट ईयर का। तो अगर आपने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए @SOL_1st year। ठीक है, आपका ये जो ग्रुप है ये आपके सामने आ जाएगा। वैसे इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ से भी जाके जो है ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है, किस चीज़ को हम बिजनेस बोलेंगे। अगर किसी ने एक शॉप खोल रखी है तो क्या वो बिज़नेस कहलाएगा? अगर वो घर में ही ट्यूशन पढ़ा रहा है कोई, तो क्या वो बिज़नेस के कैटेगरी के अंदर आता है या नहीं? तो देखिए, जो बिज़नेस वर्ड है, बिज़नेस वर्ड का जो सिंपल मीनिंग होता है, द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड बिजनेस इज़ बिजीनेस। अगर कोई पर्सन बिजी है, चाहे वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहा हो या नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहा हो, अगर वो पर्सन बिजी है और उसका एम है प्रॉफिट अर्न करना, तो वो कहलाएगा बिजनेस। आगे लिखा हुआ है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विस। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो या फिर बेचते हो, उसका मेन पर्पस अगर आपका वेल्थ अर्न करना है, मतलब धन कमाना है, पैसे अर्न करना है, तो वो कहलाएगा आपका बिजनेस। कोई भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें वो कोई सामान खरीदता है या बेचता है और उसका मेन पर्पस क्या होता है, पैसे कमाना, तो वो बिजनेस कहलाता है। क्लियर है? ये पूरा डेफिनेशन है, आप लोग अपने नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलिएगा, ये पूरा लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस में जो है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती है। द टर्म बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। मतलब किसी भी चीज़ को खरीदना या फिर बेचना क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। एंड विद इन अ कंट्री अगर आप किसी तरह की ट्रेडिंग करते हो, कोई सामान खरीदते या बेचते हो, तो डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं हम उसको। लेकिन वही ट्रेडिंग अगर दो कंट्रीज़ के बीच में हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कहलाएगी आपकी। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में से हमने बिजनेस के बारे में तो जान लिया कि बिजनेस होता क्या है। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की। तो इनके बीच में रिलेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो वर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन और ये जो वर्ड है हमारा मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस क्या है, मेन क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। सो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म अ बिजनेस, क्लब एक्सेट्रा टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम। कोई भी एक पर्टिकुलर एम के लिए जब बहुत से लोग मिलके कोई काम करते हैं उस एम को अचीव करने के लिए, उसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब वो एम कुछ भी हो सकता है। मेरे को सर्विस प्रोवाइड करना है, वो भी मेरा एक एम है। उसके लिए भी बहुत से NGO वगैरह, फॉर एग्जांपल NGO जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उनका भी एक एम होता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बहुत से लोगों को। राइट, कोई बिजनेस चलाता है, फैक्ट्रीज चलाते हैं, किसी का पर्पस होता है नहीं मेरे को पैसे कमाने हैं बहुत ही ज़्यादा, किसी का एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ऐसे अलग अलग मोटिव होते हैं किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट का मतलब है कोई भी ऐसा काम जिसे पूरा करने के मोटिव से किया जाता हो, कंप्लीट करने के मोटिव से किया जाता हो, उसके गोल को अचीव करने के लिए। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखते चलेगा, क्योंकि मैंने बोला था आप लोग को नोट्स जो है वो साथ के साथ आप लोग बनाते हुए चलोगे। तो मैनेजमेंट का मतलब है हमारा, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन एग्जीक्यूट प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अकॉम्प्लिश गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। तो अब इन दोनों के बीच में जो है वो रिलेशन आप समझने की कोशिश करना। यहाँ मैंने आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर शो किया है आप लोगों को, ये देखो। ये अपने आप में ही मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को क्लियर करता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिसिंग होगा तो बिज़नेस नहीं चल सकता हमारा। बिज़नेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन का और मैनेजमेंट का दोनों का होना इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी मिसिंग है तो बिज़नेस हमारा नहीं चल सकता।
अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा, कोई भी जो कंपनी होती है या कोई एनजीओ है, तो वहाँ पे क्या है, सबसे पहले लेबर होता है जो काम करता है, राइट। मटेरियल जिससे काम होता है, कोई सामान बनता है। फॉर एग्जांपल आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे तो वहाँ मटेरियल्स वगैरह होते होंगे, उसके पार्ट्स वगैरह होते होंगे। उसके बाद कैपिटल। यहाँ कैपिटल का मतलब वो बड़ा छोटा वाला नहीं है, आप तो ऑलरेडी बिजनेस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, तो आपको पता है कैपिटल क्या होता है, ठीक है, जो पूंजी होती है हमारी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, उस काम को करने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस काम के बारे में, राइट। या एनजीओ का मैं एग्जांपल ले रही थी अभी यहाँ पे, तो एनजीओ में भी अगर कोई काम होता है, हम किसी के लिए डोनेशन देते हैं या डोनेशन कोई लेता है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देता है या पूरी इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करता है, उसके बाद ही डोनेशन देता है या लेता है वो, राइट। उसके बाद एनर्जी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपके मैन पावर तो है आपके पास, मतलब देखो पहले तो 4 फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी में काम करने के, मैन, मटेरियल, मशीनरी और मेथड। यहाँ पे भी मेंशन है, इन्फॉर्मेशन हो गया आपका, मटेरियल हो गया, लेबर मतलब मैन पावर हो गया, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लेबर, मटेरियल, कैपिटल, इन्फॉर्मेशन और एनर्जी, ये पाँचों का होना ज़रूरी है। वहीं अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट तभी किया जा सकता है जब आपके हाथ में ये 5 कमांड होंगे। मतलब पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। अब इन पांचों को मुझे पता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने 11th-12th में बहुत पढ़ा होगा। ये बिज़नेस की जब क्लासेस होती होगी आपकी, तो उसमें आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि ये पांचों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे होगा, कब होगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये सब चीज़ों के लिए प्लानिंग ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइजिंग, उन सबको ऑर्गेनाइजिंग वे में आप करोगे। उसके बाद स्टाफिंग, आपके पास स्टाफ होना ज़रूरी है। डायरेक्टिंग, उसको डायरेक्शन देना कि कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बताना। और फाइनल है कंट्रोलिंग, आपके हाथ में कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ में ले लो या पर्सनल लाइफ में ले लो, कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ में। अगर आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अब इनमें से अगर एक भी मिसिंग होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगा तो भी बिजनेस नहीं चल सकता, मैनेजमेंट में अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगा तो भी बिजनेस नहीं चलता। तो इन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है अपने अपने टाइम पे, है ना। तो इसका रिलेशन तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो नीचे जो है कुछ की डिफरेंस वगैरह बता रखे हैं, मतलब डिफरेंसेस वगैरह हैं। आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट के क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, एम्फेसिस क्या है, बिहेवियर ऑफ द एक्टिविटी में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब बिहेवियर कौन कैसे वर्क करता है, ये सारा यहाँ पे जो है ना डिफरेंसेस दिए हुए हैं। इसको आप नोट कर लो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आराम से आप लिख सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्कोप क्या क्या है इसमें। हाँ, स्कोप बता देती हूँ कि स्कोप क्या क्या हो सकते हैं दोनों में, मतलब डिफरेंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ऑर्गेनाइजिंग का जो स्कोप है ना वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है। वहीं अगर बात की जाए मैनेजमेंट की तो इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर होता है और सुपीरियर होता है कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। एज ऑर्गेनाइजेशन नीड मैनेजमेंट स्किल टू रन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए। वही बात की जाए अगर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेजमेंट का बैकबोन होता है। अब ये तो बात हो गई हमारे स्कोप की। आगे नीचे जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो यहाँ और भी डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, इसको आप लोग चाहो तो नोट कर लेना जब नोट्स बनाओगे तो, ताकि कल को अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो ईजिली आप लोग इसको वहाँ पर आंसर कर पाओगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो फिर भी अगर आप लोग चाहो तो एसवाईएल की स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग आराम से पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं, तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, फ्री टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ खास इतना इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, राइट। अब बात हम कर लेते हैं सीधे ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ की। साइज़ के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो साइज़ के बिहाफ पे जो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो टोटल 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो माइक्रो होता है, स्मॉल होता है, मीडियम और लार्ज, ये 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो,
है ना। अब इन चारों के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कब हम इसको बोलेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन है, कब स्मॉल है, कब मीडियम है और कब लार्ज है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो अप टू 10 लाख हो, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट, वो कहलाएगा माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन। नोट्स आप लोग बनाते हुए चलना, डेफिनेशंस लिखते हुए चलना, इसलिए मैं पूरा स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि कल को आपको प्रॉब्लम ना आए एग्जामिनेशन के टाइम पे या फिर कभी भी, है ना। नोट्स बनाते हुए चलोगे, आप लोगों के लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे को अगेन एंड अगेन आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो आते हैं टॉपिक पे। जिस भी कंपनी में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 लाख है या 10 लाख से नीचे नीचे है तो वो कहलाएगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया में टोटल 63.5 मिलियन ऐसी कंपनीज है जो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अगर किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक है तो वो कहलाएगा हमारा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। एंड दूसरा क्या है, 10 लाख से लेके अगर 2 करोड़ के अंदर भी है विद सर्विस सेक्टर तो वो भी कहलाएगा हमारा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया में टोटल 33 मिलियन ऐसे एंटरप्राइजेस हैं या फिर ऐसी कंपनीज है जो कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। नेक्स्ट है हमारा मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मीडियम तब कहलाएगा जब उसमें मशीनरी और प्लांट्स वगैरह पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ रुपीज़ होंगे और मैक्सिमम जो है वो 10 करोड़ होगा, तो वो कहलाएगा हमारा मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जिसमें मशीनरी वगैरह पे या फिर प्लांट पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ होने चाहिए एंड अबव, और जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उस पर 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा अगर उसमें इन्वेस्टमेंट लगी है, इक्विपमेंट्स जैसे छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह होते हैं एक्सेट्रा, अगर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी है उस पर तो वो कहलाएगा हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया अब आपको ये चारों टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है एमएसएमई, जो कि गवर्नमेंट जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कौन एमएसएमई के अंडर आता है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया जाता है, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इसके अंदर आती है। तो ये सब इसमें ना यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग जैसे देख पा रहे होगे कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एमएसएमई के अंडर आती है। इसका प्रॉपर एक एक्ट है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, जिसके अंडर ये सारे कंपनीज वगैरह या फिर ये सारी कैटेगरीज हैं। आप इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ते चलना। जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री वगैरह होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये सब एमएसएमई के अंडर आती है। होटल डेवलपमेंट, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी, मेडिकल इंडस्ट्री हो गई, ये सब जो है हमारे एमएसएमई के अंडर ही आते हैं, ठीक है। इनको पढ़ लेना एक बार। इनसे रिलेटेड कुछ मेजर स्कीम वगैरह भी चलाए गए थे, जैसे मुद्रा हो गया, मुद्रा द माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी जो है हमारी। ऐसे ही और भी एजेंसी वगैरह यहाँ पे है जो स्कीम चलाए गए थे। और भी ऐसे बहुत सारे स्कीम है, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम हो गया, है ना। ये जो सारे स्कीम्स हैं ना, ये बेसिकली जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं या माइक्रो लेवल के जो एंटरप्राइजेस होते हैं या मीडियम लेवल के, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। चलाया गया था, जिसमें हम फाइनेंशियली ये जो कुछ एंटरप्राइजेस हैं, ये जो कुछ ग्रुप्स हैं, ये इस तरह की कंपनीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल हैं। क्लियर है आपको ये चीज़? तो आप ऐसे देख पा रहे होगे और भी स्कीम है इसमें, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ना। उसके बाद AIC है, ऐसे बहुत सारे स्कीम है। तो ये हालांकि ये सब क्वेश्चन आते नहीं है एग्जामिनेशन में, फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। उसके बाद अब आता है हमारा ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ये होता क्या है? तो आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये तीनों होते क्या हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। डिफरेंसेस तो आप देख ही पा रहे होगे सामने, लेकिन पहले इसके बारे में जान लो। सबसे पहले ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि कस्टमर और जो स्टोर मैनेजर होता है या फिर जो शॉपकीपर होता है वो फेस टू फेस ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ख़रीदना या बेचना ये फेस टू फेस होता है। जैसे आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते होगे तो आप देखते होगे वहाँ पे बहुत सारे स्टोर लगे रहते हैं, नायका का होगा या अलग अलग स्टोर लगे रहते हैं। नायका का वैसे ऑनलाइन भी होता है, तो वो ब्रिक एंड क्लिक दोनों उसमें आएगा, ये ब्रिक में नहीं आएगा। हमारा जो ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन है ये फिजिकली ही होता है, मतलब आपको जाके फेस टू फेस ही इसको लेना होगा या सामान खरीदना या फिर सामान बेचना होगा, वो आ जाता है ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन में। ब्रिक एंड क्लिक मैंने बता दिया आपको, जो फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरह से किया जा सके। और क्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट पे लॉगिन करके कोई सामान, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया हमारा सबसे अच्छा
एग्जाम्पल है ना। फ्लिपकार्ट में आप क्या करते हो, घर से बैठे बैठे कोई चीज़ खरीद लेते हो, शॉपिंग करते हो, पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर देते हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी करते हो, उसको कहते हैं क्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप ऑनलाइन कर लेते हो। ब्रिक एंड क्लिक समझ में आ गया, जो कि ऑनलाइन भी हो सकता है और फिजिकल मोड में भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, नाइका हो गया या फिर नाइक के शूज़ वगैरह होते हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो और उसके शॉप पे जाके भी ले सकते हो, जो शोरूम वगैरह होते हैं हमारे। क्लियर है। लेकिन ब्रिक एंड मोटर में क्या है, इसमें आपको फिजिकली ही जाके लेना पड़ेगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं, इसको आप आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। क्लियर है। अब नीचे कुछ अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं, इसको भी पढ़ लेंगे आप लोग अच्छे से एक बार। राइट। अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कभी डिफरेंसेस जो है वो आ जाए। अब अगर बात करें हम डिसएडवांटेज की, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं किसी भी काम में, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी है उस काम में। अगर बात करें डिसएडवांटेज की, जो ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको फिजिकली जाके ही वो काम करवाना होगा या फिर वो सामान खरीदना होगा, उसके क्या डिसएडवांटेज है। हाई फिक्स एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑनर होते हैं या फिर जिसकी वो शॉप होती है या अगर कोई रेंट दे रहा होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। मान लो मैं एक शॉपकीपर हूँ, मुझे किसी चीज़ की शॉप खोलनी है, लाइक अगर जैसे मैं अभी आपको ऑनलाइन ट्यूशन दे रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। लेकिन अगर यही मैं आपको फिजिकली ट्यूशन प्रोवाइड करूँ, प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट खोलूँ, फिर वहाँ पे मैं क्लासेस प्रोवाइड करूँ, तो उसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पूरा स्ट्रक्चर पहले खड़ा किया जाएगा, या फिर अगर मैं रेंट पे भी ले रही हूँ तो मुझे पूरा रेंट देना पड़ेगा। तो ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है इसमें वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेजेस भी हैं यहाँ पे, तो इसको भी देख लेंगे आप लोग अच्छे से। क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट हमारा क्लियर हो चुका है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इसमें कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज वगैरह है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी मेंशन है, आप लोग मुझे बताओगे। मैं आप अपनी तरफ से आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ, आई एम श्योर आप लोग इसके आंसर दोगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताओगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसका आप इसको सॉल्व करके मुझे बताओगे। मीडियम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, आई मीन लिमिट कितनी होती है। 10 लाख से कम, 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, या फिर 5 करोड़ से कम। राइट। तो आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से मैं बता पाऊँ। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। क्लियर है। यूनिट 2 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसका जस्ट मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप है ये आप अभी याद होगा कुछ ही दिन पहले जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कोर्स भी चालू करवाया है, बच्चों के लिए स्टार्ट करवाया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप लोगों ने वो कोर्स भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो भी आप लोग कर लो, उसमें भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी बहुत ही ज़्यादा। क्लियर है आपको। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इस क्लास में बस इतना ही। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं देखूंगी कि, और बिना देखे देना है। देखो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, आप लोग अच्छे से क्लासेस लोगे, अच्छे से अटेंड करोगे तो आपको कल को प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लासेस लेने में या फिर एग्जामिनेशन के टाइम पे। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।